लॉकडाउन का उल्लंघन करने का ऐलान जैसे ही हुआ मसूदपुर गांव से, तो आसपास के काफ़ी गांव भी इस मुहिम में जुड़ गए। और ये जो ग्रामीण हैं मसूदपुर के, यहाँ बस जो मुख्य बस अड्डा है यहाँ, वहाँ बैठे हैं। इनको समर्थन देने के लिए, इनका हालचाल पूछने के लिए रवि आज़ाद किसान नेता है वो पहुँचे हैं। और प्रोफेसर रामभगत शर्मा जी पूर्व विधायक हैं, इसी गांव में जन्मे हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे बातचीत हम लोग करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरे के पूरे प्रकरण को देखते हैं और क्या ये नज़रिया इस पूरी की पूरी मुहिम को लेकर के अपना कायम करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका अपना गांव है और गांव ने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है लॉकडाउन के फैसले का विरोध करने की। अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, आपका अपना नज़रिया क्या है? गांव के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की बीजेपी सरकार दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ से लॉकडाउन लगा रही है, देश की प्रदेश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है। दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के वज़ीर आज़म श्री मनोहर लाल जी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी तथा दूसरे जो आला मंत्री हैं, पब्लिक के अंदर आकर अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे कर रहे हैं। वो कोरोना का प्रोटोकॉल को खुद तोड़ रहे हैं, कोरोना के नियम को खुद तोड़ रहे हैं, बीमारियां खुद फैला रहे हैं। और यहाँ छोटे छोटे जो किसान भाई हैं, अपना खेतों में जाने के लिए ट्रैक्टर बैठ कर जाते हैं, अगर वो मास्क नहीं लगा रहा उसका चालान करने की कोशिश की जाती है। छोटा जो दुकानदार एक परचून की दुकान खोले बैठा है, उसका चालान करते हैं। और इसी तरह से कोई भी स्कूटर पर जा रहा है, मोटरसाइकिल पर जा रहा है, 1-1 किलोमीटर तक कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है उस साइकिल के पास, मोटरसाइकिल के पास, उसका भी चालान किया जा रहा है। तो ये सरकार की जो दमनकारी जो नीति है और जो दोहरा चरित्र है, उसके खिलाफ गांव ने जो फैसला किया है कि यहाँ किसी भी पुलिस प्रशासन को, प्रशासन के किसी भी नुमाइंदे को हम गाँव में नहीं घुसने देंगे, गाँव में नहीं घुसने देंगे। मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये बढ़िया कदम है। सरकार होश में आए, वक्त रहते चेते, वरना हरियाणा प्रदेश जाग चुका है। ये क्रांति की चिंगारी शुरू हो गई है। सरकार का ये असहयोग आंदोलन, हमारा सरकार के खिलाफ ये असहयोग आंदोलन जनता का आज यहाँ से शुरू हो गया है। आसपास के दर्जनों गांवों में शुरू हो चुका है और ये सारा हरियाणा प्रदेश में जो लॉकडाउन के खिलाफ लोग खड़े होंगे। और भी तरीके विरोध के हो सकते थे, ये एक जानलेवा जोखिम वाला फैसला क्यों? नहीं, कोई जानलेवा फैसला नहीं है यहाँ पर। ये हमारा गांव में ऐसी कोई ज़्यादा स्पष्ट तौर से कोई कोरोना वेव की नज़र हमें नहीं आ रही है। और दूसरी बात है, अगर कोई थोड़ा बहुत कोई है भी है तो आज तक सरकार हमारे गांव में कुछ भी जो नहीं कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने नहीं किया। यहाँ एक ढकोसला करने की कोशिश की जा रही है। हमारे गांव में भी हर गांव के अंदर आइसोलेशन सेंटर खोल रहे हैं। उस आइसोलेशन सेंटर में न कोई ट्रेंड, न क्वालिफाइड डॉक्टर है, न दवाइयाँ हैं, न ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। तो वहाँ उस ऑक्सीजन के आइसोलेशन सेंटर का मीनिंग क्या है? तो इसलिए इससे दूसरा जो विरोध का तरीका है नहीं। हम मांग करते रहे बराबर, हर गाँव से, किसानों से, किसान नेताओं से आवाज़ उठी है। और सबसे बड़ी बात जो है ये आंदोलन जो है ये किसानों का जो अनदेखी कर रही है सरकार पिछले 6 महीने से। जो हमारे 400 के लगभग किसान शहीद हो चुके हैं, आज तक इस सरकार ने उन किसानों की सूध नहीं ली है। और मुझे शर्म आती है बताते हुए, पीछे कल परसों जो लाठी चार्ज में किसान जख्मी हो, 40-50 किसान चोट लगी, हमारी महिलाओं को चोट लगी, वहाँ पुलिस वाले भाइयों को भी चोट लगी। यहाँ के हरियाणा प्रदेश के और हिसार के नेता पुलिस वाले भाई भी, चलो अच्छी बात है, उनकी हाल चाल पूछने के लिए गए हैं, पूछना चाहिए, लेकिन किसानों के पास कोई नहीं गया जो जख्मी किसान पड़े थे। तो ये सरकार, बीजेपी सरकार स्पष्ट तौर से कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ ये किसान विरोधी है। इस सरकार का सत्ता में बना रहने की कोई अपना जो नहीं राजनीतिक अपना प्रजातांत्रिक अधिकार खो चुकी है। ये किसानों ने इनको राजनीति दिलाई थी, किसानों ने राजनीतिक शिखर पर पहुँचाया था, लेकिन आज उनको बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आपके जो विधायक है स्थानीय, वो भी बीजेपी में जो घटक दल हैं जेजेपी से आते हैं, और हालांकि वो बताते हैं कि उनके साथ उनकी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रही, लेकिन मुख्यमंत्री जी के बड़े मुरीद हैं। विधानसभा से लेकर के मंच तक वो उनकी प्रशंसा करते हुए कभी नहीं थकते हैं। क्या कुछ इस तरीके के प्रयास उस तरफ से हुए हैं, या फिर वो भी चुनावी जो बातें होती थी उसी तरीके की चीज़ें? प्रयास नहीं हो, हल्के में घुस नहीं सकते, घुस के दिखा दो। वो हल्के में कभी घुसे नहीं। और वहाँ पर सबसे बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ तो जेजेपी की खिलाफत करते हैं और किसानों के हक में बात करते हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार के साथ खड़े हुए हैं।
वो तो उन्होंने हल्के की जनता को धोखा दिया है। इस बार उन नेताओं को धूल चटाएगी हरियाणा प्रदेश की और नारनौल हल्के की जनता। उनसे कोई उम्मीद नहीं है किसी तरह की। वहाँ पर गए हैं, हमारे किसान नेता भी गए हैं। पंडित जी, आप जो नहीं कह रहे हो कि मुझसे पाप हो गया है, जेजेपी में विधायक बन गया हूँ मैं, आप ये पाप से मुक्त कर लो, आप जो नहीं जेजेपी छोड़ दो। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ना जेजेपी छोड़ी है, न सरकार छोड़ी है, अपनी कुर्सी के साथ चिपके हुए है। और किसान तथा हल्के की जनता की कोई परवाह नहीं है, चाहे कोरोना से मरो, चाहे बिजली पानी आए या ना आए, चाहे रोजगार कितने हों, उसे कोई चिंता नहीं है। जेजेपी को तो पाप बताते हैं वो, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनको वैतरणी की गंगा दिखाई देते हैं। उनकी प्रशंसा में कभी कोई कोर कसर नहीं होती है। उन्होंने अपने पर्सनल काम करवाने हैं। मुख्यमंत्री वो दोहरी राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को मजबूत बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं मुख्यमंत्री के, वो आपको बताऊं उस आदमी का चरित्र क्या है, राजनीतिक चरित्र। वो भाजपा सरकार का एकमात्र 2 ही विधायक हुआ करते, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष था वो। हुड्डा, इसकी क्या नाम आपकी, हाँ, हुड्डा साहब के, जो हुड्डा साहब की सरकार थी। तो ये जो नहीं विपक्ष में रहते हुए हुड्डा साहब की यशोगान करता था, हुड्डा साहब के हक में बोलता था। तो ये तो सारी राजनीतिक मर्यादा, कोई राजनीतिक चरित्र इनका है ही नहीं। कुछ दिन तो युवा देवीलाल उनको दुष्यंत जी में भी दिखाई दिए थे। ये भी बोला गया था कि उनके बिल्कुल एक मूर्ति के रूप में आप लोगों के सामने आए हैं, देख लेना ये लड़का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं जात पात की राजनीति करता, लेकिन जाट भाइयों को बरगलाने के लिए उसने नाम लिया था। ये वही आदमी है जिन्होंने चौधरी देवीलाल को गालियां देते थे। गुरनाम सिंह आयोग की जिन सिद्ध सरेआम खुले जिनकी खिलाफत की थी और हाई कोर्ट में स्टे लिया था, गवाही दी थी कि जाटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये तो मौका प्रस्त आदमी है। एक बयान और भी आया था जब कैमला में मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था, उन्होंने विधानसभा में बोलते हुए कहा था और बीच में अपनी बात को बदल करके उन्होंने कहा था कि कुछ अलग जातियों के लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं पुलिस में भर्ती करनी चाहिए थे। उसका सीधा जो है ना, सीधा तात्पर्य ये था कि आप इस पुलिस फोर्स के अंदर एक विशेष जाति का बाहुल्य है, इसलिए आप जो दूसरी जातियों को भर्ती करो। वो आदमी जो है ना, जेजेपी उसका बीजेपी चरित्र का आदमी है, बीजेपी चरित्र के नेता है, वो जात पात की राजनीति करते हैं। हमेशा नारनौल हल्के में जात पात की राजनीति करते रहे हैं। जाट नॉन जाट की राजनीति करते हैं। 7-8 हज़ार वोट ब्राह्मणों के ले जाते हैं जात पात के नाम पर, और भजन लाल जी इनका इस्तेमाल किया करते हैं। बीइंग पॉलिटिशियन नहीं, बीइंग सिटीजन ऑफ द विलेज एंड हल्के से इससे बिलोंग आप करते हैं, क्या रहेगा आगे? इस तरीके के जो नेता हैं जो किसानों के साथ नहीं खड़े हैं, इस आवाम के साथ नहीं खड़े हैं, उनके साथ लोग आगे क्या करेंगे? जो किसानों के साथ नहीं खड़ा वो किसी का नहीं है, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। सारे देश की अर्थव्यवस्था, सारे देश की खुशहाली समृद्धि किसानों के दम पर है। और जो किसानों के साथ नहीं खड़ा है, किसानों की मदद नहीं कर रहा है, आगे उसका भविष्य बड़ा अंधकार में है। ये जो लोग जिन्होंने इस सरकार को, इन नेताओं को आसमान पर बैठाया है, ये उनको मिट्टी में भी मिला सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। रवि जी, कुछ सवाल मैं आपसे चाहूँगा। आज यहाँ पहुँचे हैं मसूदपुर गांव में, क्यों आपको लगा कि ये जो मामला है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो इस मामले का विरोध भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर लोग पक्ष में, कुछ गाँव आए हैं, लेकिन आज की अखबारों की सुर्खियाँ हैं कि काफ़ी खाप से जुड़े हुए लोग भी हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। आपका अपना क्या मत है? देखिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि आज ये हिसार ज़िले का बहुत क्रांतिकारी गांव है मसूदपुर, और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। और इस लड़ाई में आज इन क्रांतिकारियों के बीच में बैठे आप देख रहे, मेरे साथ जो पूर्व विधायक हैं, ये भी भाजपा को इन्होंने छोड़ दिया आंदोलन के समर्थन में। और गाँवों में जिस तरह का माहौल चारों तरफ आप यहाँ भी देख रहे, सीधा सीधा एक संदेश है कि दो तरफी बात नहीं चलेंगी। एक तरफ आप ये कहते हो कि लॉकडाउन है, दूसरी तरफ आप उसी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हैं। आप लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा करके बंगाल में इलेक्शन करते हैं, हिसार में मुख्यमंत्री आकर के धारा 144 का उल्लंघन करते हैं, कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हैं, और वो अपने साथ पूरा लाव लश्कर लेकर के चलते हैं। और मुझे आप एक बात बताइए, लोग बीमारी से बचेंगे या मरेंगे या क्या है क्या नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उससे भी बड़ा विषय ये है कि अगर ये अर्थव्यवस्था चौपट होगी तो लोग भूख से नहीं मरेंगे क्या? देश में एक कानून है, आपदा नियंत्रण कानून।
और इस वक्त वो इस देश में लागू है कानून के तहत। और सरकार की जिम्मेदारी है कि चिकित्सा से लेकर के जरूरतों की सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सरकार की है। एक फंड भी बना हुआ होता है आपदा राहत कोष। ये पूरा गांव बैठा गुआंढ बैठा, आप गांव गांव में जाकर के तसल्ली कर लो कि सरकार अपनी क्या जिम्मेदारी निभा रही। इसलिए जरूरत पड़ी असहयोग आंदोलन चलाने की। और असहयोग आंदोलन आप देखिए महात्मा गांधी जी के समय में या सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, वो ऐसे आंदोलन थे जो उस समय में भी बहुत जरूरत थी, लेकिन वो उतने आगे नहीं बढ़ पाए। आज आप देखिए मसूदपुर ने फैसला लिया, उसके बाद आप कैथल डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, शिमला ने फैसला लिया, बगल के डाटा गांव ने फैसला लिया, मजद गांव ने फैसला लिया, और अब तो मुझे लग रहा लाइन लगी हुई है। और भविष्य में जिस तरह के फैसले, यहाँ का जो कोविड सेंटर है केवल नाम के लिए, यहाँ जो है कोई व्यवस्था नहीं कर रखी किसी तरह की, दुकानों को बंद करवा दिया गया है, ब्याह शादियां, जो आदमी हमारे घर 90 साल रह करके हमारा बुजुर्ग चला गया, उसके अंतिम संस्कार में 11 आदमी, और एक जुगाड़ू हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री आए, वहां पर 700 आदमी, ना वहां डॉक्टर है, ना वहां जो हेड है उसका फोन मिल रहा, ना कोई सुविधा है। हमने खुद फोन किया, वहां से जवाब मिलता जी यहां तो बेड है, और ये बेड आपके घर पे भी है। तो इस तरह की सरकार की जो दो तरफी नीतियां हैं और आंदोलन को लेकर के, और सबसे बड़ी बात जो है हिसार के अंदर जो पुलिस ने गुंडागर्दी की किसानों के साथ, हमारे बुजुर्गों के ऊपर जो लाठियां डंडे मारे गए, पत्थर मारे गए। पत्थर मारना कौन से कानून में लिख रखा? आंसू गैस के गोले छोड़िए, लाठियां मारिए, पत्थर मारे गए। उसको लेकर के पूरे हरियाणा में, पूरे देश में बहुत बड़ा रोष है। अभी आप विधायक जी से सवाल कर रहे थे कि यहाँ के विधायक का क्या होगा। यहाँ के विधायक का इलाज होगा। अगर अब करवाना हो तो जनता के बीच आ जा, और नहीं तब वोट पड़ेंगे। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन ये बात जरूर कहता हूं कि जो यहाँ के विधायक हैं वो भविष्य में सरपंच तो छोड़ो, गांव के पंच भी नहीं बन पाओगे, और हमारी ताकत दिखाएंगे। अगली पीढ़ियों में भी इनका को पंची और सरपंची भी मिल जाए। जनता के साथ धोखा करने वाला जो आदमी है उसका इलाज होगा, और यही मुहिम चल रही। इसलिए हम कह रहे कि ये जन आंदोलन है जी। इस पुलिस का आरोप है हिसार की घटना में कि शुरुआत किसानों ने की है जी, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की है, ईंट किसानों ने फेंकी है, और किसान हॉस्पिटल को तोड़ना चाहते थे। क्या कुछ इस तरीके की बातें थी क्या? भाई साहब देखिए, हम वो लोग हैं जब जाम लगाते हैं तो भी यात्रियों को खाना खिलाते हैं। हम वो लोग हैं जो इस किसी को बुखार है, कोई महामारी की चपेट में है, उनको रक्तदान करते हैं। हम उस कुनबे से आते हैं, हमारे बॉर्डरों से ये व्यवस्था होती है। आपके हिसार में एक टोल है, लांदड़ी टोल प्लाजा, वो दिल्ली हजारों लोगों को अग्रोवा मेडिकल कॉलेज में ले जाकर के खाना खिलाते हैं। हमारे भाई जो वो बॉर्डरों के ऊपर हैं, हमारी बहनें खेलों के मैदानों में हैं, और खेत में किसान खड़ा है। हम उस कुनबे से आते हैं जो कुर्बानी देता है, शहादत देता है, और आप भी उसी कुनबे से हो। हमने कभी जो है हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाना, ये तो भाजपा की एक नौटंकी है अपने पाप ढकने का। हॉस्पिटल का मुद्दा नहीं था हमारा मुद्दा था मुख्यमंत्री के विरोध का। और मुख्यमंत्री अगर लॉ एंड ऑर्डर मानने वाला होता तो अपना दौरा रद्द कर देता। ये वहां चंडीगढ़ से भी तो रिमोट से बड़ी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं। यहां आने का मकसद, और फिर टाइम 2 बजे का दिया, आए 10 बजे। अगर असल थे और सरकार उनकी है तो फिर 2 बजे आते, देख लेते। 2-2 हाथ करने के लिए हम तैयार थे। हमारा मुद्दा मुख्यमंत्री का था, आज भी ये बात कह रहे। ये उल जलूल बातें जो यहाँ के बीजेपी के जिला अध्यक्ष कर रहे, या जो यहाँ के वो डिप्टी स्पीकर है नलवा के विधायक हैं वो कर रहे, इन सब को हम देख रहे। और जनता के ये बात दिल में है, जो एक एक लाठी, पत्थर, डंडा, आंसू गैस के गोले जो पड़े हैं, ब्याज समेत हिसाब करेंगे, किसी का बकाया नहीं रखेंगे। और बीजेपी इतिहास में चली जाएगी। जैसे डायनासोर का नाम तक कोई नहीं सुना अब, इसी तरह से भविष्य में भाजपा का नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं, ये तय है।
जी। आप लगातार बड़े ओजस्वी तरीके से संबोधन आपके सुनने को मिलते हैं, चाहे किसी मंच के माध्यम से हो, टोल की बातें हैं, लोगों में बैठे हैं। इसी तरीके का मामला यहाँ पे भी सामने आया है। आरोप आपके ऊपर हैं कि आपने किसानों को भड़काया है, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया और आपने आह्वान किया है कि किसान उग्रता के साथ इन तमाम चीज़ों का सामना करे, क्योंकि उसी तरीके से ही सरकारें मानेंगी। देखिए भाई साहब, हम तो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग भी हैं और भगत सिंह को मानने वाले लोग भी हैं। हमने 6 महीने से आंदोलन चल रहा, या हिसार में भी हमने हिंसा नहीं की। हिंसा की तो प्रशासन ने की, डंडे उन्होंने मारे, पत्थर उन्होंने बरसाए, आंसू गैस के गोले उन्होंने छोड़े। ये एक मुहिम के तहत बीजेपी के पेट में दर्द है, जेजेपी वालों के पेट में दर्द है, और इन सब अपनी तकलीफों को लेकर के और ये मेरे खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं कि भाई रवि आजाद ने भड़काऊ भाषण दिए, भड़काऊ बयान दिए। और लंबे समय से आपने देखा कि मैं जेल में भी गया तो इस तरह के आरोप लगा करके मुझे जेल भेजा गया कि पहले भी कोई बयान आपका आया था, कोई तेल वेल पिलाने की बातें। जी, एक बात बताओ, मेरे मुंह की छोड़ो, आप ये जितने हमारे भाई बैठे वो सारे ही कह रहे ये बात। हम एक बात कहते हैं कि भाई किसान की पहचान है भाई बड़ा मजबूत डंडा और बड़ा झंडा। आंदोलनकारी का झंडा एक पहचान होती है, और झंडा किस में लगेगा? डंडे में लगेगा। और डंडा एक किसान, डंडा और झंडा किसान की पहचान है। ये एक एजेंडे के तहत मुझे टारगेट करने का काम करवा रही है सरकार, अपनी आईटी सेल के माध्यम से टारगेट करवाने का काम कर रही है। और ये हमारा कुनबा बैठा, अगर हमने किसी भी तरह की ऐसी बात की हो, हम अहिंसावादी हैं। हम एक बात कहते हैं कि हौसलों से जंग जीती जाएगी, हथियारों से जंग नहीं जीती जाएगी। और आज सिर जोड़ने की जरूरत है, सिर फोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर प्रशासन जबरदस्ती करेगा तो फिर खून तो हमारी रगों में भी बहता है। जहां हमारी आंखों के आगे हमारे 85 साल की हमारी माँ को पीटा जा रहा है, हमारे दादा को पीटा जा रहा है, हमारे चाचा ताऊ को पीटा जा रहा है, तो क्या हमारी रगों में खून नहीं बहता? हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे गए? धारा 144 के मुकदमे दर्ज किए जा रहे। लेकिन क्या जो बीजेपी वाले, अब इन्होंने इतनी पुलिस इकट्ठी की, क्या पुलिस वालों को, अगर ये कोरोना को मानते हैं तो क्या पुलिस वालों को कोरोना नहीं होगी? वो किसी के घर के सदस्य नहीं है। ये सरेआम बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही। और हम ओजस्वी थे, ओजस्वी हैं, ओजस्वी रहेंगे और निडरता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे कोई कितने भी उलझुल आरोप लगाए। जी, इस घटना के बाद जब वो आईजी के आवास का घेराव किया गया, समझौता हो गया कि उन तमाम किसान 85 उनको रिहा कर दिया जाएगा और मुकदमे नहीं करेंगे दोनों तरफ से, एक नेता ने आकर के ऐलान कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस पलट गई, ऐसा बोला जाता है। क्या कोई लिखित में नहीं लेना चाहिए था उस वक्त, या फिर एक ज्वाइंट पीसी पुलिस प्रशासन के साथ किसान नेताओं को नहीं करनी चाहिए थी? आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जोड़ी जा सकती थी और मजबूती किसानों को इस मामले में प्रदान करती? नहीं, उस बात से मैं सहमत हूँ। लिखित समझौता हो, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो मजबूत होती है। लेकिन वहाँ जिस तरह के माहौल था, बहुत सारे हमारे आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया, और जिस तरह की वहाँ अंदर जो कमेटी ने वार्ता की, हम पंचायती लोग हैं, पंचायती तरीके से जो भी बात कमेटी अंदर करके ले आई, तो बाहर सब ने उसका समर्थन किया। और इसमें सीधे तौर पर जो आईजी हैं वो अपनी बातचीत से पलटे हैं, यानी कि विश्वासघात जिसको बोल सकते हैं, धोखा दिया। और इसी धोखे के तहत कल मैयर टोल पे खापों की और संगठनों की पंचायत भी हुई, और पंचायत में निर्णय लिया गया कि भाई 24 तारीख को जो हमारे मुकदमे वो दर्ज किए जाएं। कोविड के उल्लंघन का मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराया जाए, जिन पुलिसकर्मियों ने पत्थर बरसाए हैं उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएं। 24 तारीख को यहाँ के कमिश्नर का घेराव रखा है सुबह 11 बजे, और उसी दिन अगर सरकार हमारी बातों पे नहीं मानती है तो फिर उस दिन बड़ा ऐलान होगा, बड़ा फैसला होगा, और जो भी होगा जिम्मेदार उसकी हरियाणा की मौजूदा सरकार होगी और यहाँ का प्रशासन होगा। जी, इस घटना में जब इतना बड़ा मोब इकट्ठा होता है, आसपास के जिलों के टोल से जुड़े हुए लोग जहां आते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बड़े नेतृत्व की कमी थी? 40 जत्थेबंदियों में से किसी एक बड़े नेता को वहां मौजूद रहना चाहिए था जब इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का किसान घेराव करने पहुंचे। देखिए, विरोध के कार्यक्रम लगातार पंजाब सहित पूरे हरियाणा में चल रहे, और ज्यादातर हमारे जो जिलों के जो लीडरशिप होती है वो उसका नेतृत्व करती है। और उस दिन मुझे भी आना था, लेकिन करीब 11 घंटे अवैध रूप से पुलिस ने डिटेन करके रखा।
और भी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी चल रही थी, और भविष्य में इसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा ने कल टोल पे भी आपने देखा कि भविष्य में और मजबूती के साथ, ताकि सरकार किसी साजिश में कामयाब ना हो सके, प्रशासन कोई खेल ना खेल सके, तो भविष्य में जो है संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता भी इन प्रदर्शनों में शामिल रहने वाले हैं। 24 को लेकर के क्या तैयारियां हैं, अब किस तरीके से को लेकर के जो हमारे यहाँ के कमिश्नरी के जो जिले हैं, चाहे आप हिसार बहुत बड़ी तैयारियों में लगा हुआ है, भिवानी है, दादरी है, आपका फतेहाबाद है, और पूरे हरियाणा से हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। और मैं आपका एक लेख पढ़ रहा था कि 24 तारीख का जो प्रदर्शन है वो आंदोलन के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, और निश्चित तौर पे आपने सही उस बात को पकड़ा है, निश्चित तौर पे आंदोलन मजबूत होने वाला है, और हजारों की संख्या में मेरी माताएं बहनें, हमारे किसान भाई, युवा साथी बड़ी संख्या में हिसार पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ एक कड़ा निर्णय लेने का काम करेंगे। अगर तमाम स्थिति को, इस मामले को लेकर के समझ आ पाए हैं, क्या लगता है कि 24 से पहले कुछ हो जाएगा, या फिर 24 को सरकार मान जाएगी, या फिर लगता है कि बहुत बड़ी एक लड़ाई के लिए किसानों को इसमें आगे बढ़ना होगा, उससे पहले सरकार कहीं ना कहीं मानती हुई दिखाई नहीं देती? देखिए, हमारा मुख्य ध्यान जो है वो 3 काले कानूनों के खिलाफ और एमएसपी के कानून को लेकर के, अभी 26 तारीख को हमारे आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं, उस दिन काला दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, और इसी के साथ में हम टोलों के धरनों को और यहाँ के आंदोलन को, बाईकाट की जो मुहिम है उसको मजबूत करने में लगे हुए। अब जो 307 के ये पर्चे दर्ज हुए हैं और 350 के करीब अज्ञात लोगों के उसमें दिखाया गया, और 26 के खिलाफ नामजद किया गया है, तो हम अपने दिल्ली के बॉर्डर को भी मजबूत रखने वाले हैं, हम अपने यहाँ के मोर्चे को भी मजबूत रखने वाले हैं, और जिन किसानों को, हमारी बहनों के ऊपर केस दर्ज किए गए हैं 307 के, आप देखिए हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम जो है ये पूरी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो भी आंदोलन में चाहे किसी को चोट लगे, चाहे किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, संयुक्त किसान मोर्चा और सभी किसान संगठन, सभी हमारी खापें मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। कानूनी लड़ाई को लेकर के जिस तरीके से पहले मेडिकल नहीं करवा पाए थे जिनको किसानों को चोटें लगी थी, अब लगातार कुछ किसान आगे भी बढ़े हैं, कुछ के कल MLR कटी हैं, कुछ आज उसी दिशा में है, तो कानूनी लड़ाई को लेकर के क्या कोई रूपरेखा भी बनी है? रूपरेखा देखिए, जगह जगह चाहे लोकल कोर्ट्स हैं तो वहाँ की जो लोकल वकील हैं उनकी टीमें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं तो वहाँ की जो बार एसोसिएशन है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सब जगह हमारे पास लीगल टीम है। और अगर पुलिस, पहले तो MLR के ऊपर ये MLR नहीं काट रहे थे सरकार के इशारे पर, और बाद में जब चेतावनी दी गई, MLR काटी गई, मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, तो फिर हम जो है आंदोलन के साथ साथ में जो हमारे वकील भाइयों की टीम है वो कानूनी रूप से भी मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रवि आजाद थे और प्रोफेसर शर्मा जी हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं और इसी गांव के वो बासिंदे हैं। उन लोगों से हमने बातचीत की है और लगातार जो इनका निष्कर्ष एक तरीके से हम लोग देखें तो निकल कर के ये आ रहा है कि सरकार सुविधाएं देने में फेल है और साथ ही किसान आंदोलन का मुद्दा भी इससे अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर के, मुख्यमंत्री जी के घेराव को लेकर के दर्ज मुकदमे हुए हैं, किसानों को चोटें लगी हैं, उन मुद्दों को शामिल करके ये कड़ा फैसला लिया गया है ग्रामीणों के द्वारा और उस पर अड़िग यहाँ के ग्रामीण दिखाई देते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।